अभी तक हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट किया था, ए पार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सेकंड एक्टिविटीज़ हमारी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का इफेक्ट पड़ता है। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो हमारी कैपिटल एसेट्स है, अगर उन कैपिटल एसेट्स की वजह से हमें कैश मिलता है, कैश अगर हमारे पास आया है तो वो हमारा कैश इनफ्लो है। इनफ्लो मतलब कैश का आना। अगर हमारे पास से कैश गया है तो कैश का आउटफ्लो है, मीन्स कैश का हमारे पास से जाना। अब देखिए हमारे इनफ्लो कौन कौन से हैं। तब तो पहले तो हम टॉप पे लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट हमारी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट की है। अब सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स भी हम इसको कह सकते हैं। एसेट्स के सेल करने पर, फिक्स एसेट्स के सेल करने पर कैश हमारे पास आता है। अगर कैश हमारे पास आता है तो ये हमारा कैश इनफ्लो है, प्लस की आइटम है। तो फिक्स एसेट्स के सेल करने पे हमारे पास कैश आ रहा है, इसलिए हो गया ये प्लस की आइटम। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट भी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट है। तो फिक्स एसेट्स के सेल करने पर तो हमारे पास पैसा आता है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सेल करने पे भी हमारे पास कैश आएगा या आता है, इसलिए ये भी हमारी प्लस की आइटम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया हुआ था, जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास था, उस इन्वेस्टमेंट पर हमें एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलता है। ये हमारी एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट है तो हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट पड़ता है, राइट। अगर ये हमारी एडजस्टमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दो जगह शो की जाती है। एक तो ये नॉन कैश आइटम में लेस होता है। जब हमने नॉन कैश आइटम बनाई थी तो देखिए ये नॉन कैश आइटम के अंदर जो लेस करने वाली आइटम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है ना। ये सेम ये हमारी एडजस्टमेंट होती है। अगर एडजस्टमेंट है तो इसका डबल इफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन कैश आइटम में माइनस होता है, तो फाइनेंस यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आकर ये ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। वैसे तो रेंट रिसीव्ड हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वहाँ पर लेस हुआ था, तो यहाँ पर हम उसको ऐड करते हैं। लेकिन रेंट रिसीव्ड जो है वो डायरेक्ट मेथड का पार्ट है। मैंने आपको बताया भी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट दो मेथड से बनाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। तो रेंट रिसीव्ड यहाँ पर इस मेथड के अंदर यूज़ नहीं किया जाता, बट बाई चांस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई बात नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको याद रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिला है, इससे पैसा हमारे पास आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सेल करने पे पैसा हमारे पास आता है, और फिक्स एसेट को सेल करने पर भी हमारे पास कैश आता है, ठीक है। इन तीन आइटम से ये डिविडेंड रिसीव्ड भी इसी के अंदर कवर मैंने कर दिया है। ये तीन ऐसे इफेक्ट हमारे हैं जिनकी वजह से हमारा कैश इनफ्लो होता है, कैश हमारे पास आएगा, ठीक है। इसलिए हमारी पॉजिटिव या प्लस की आइटम है। ये हमारे इन्वेस्टिंग के इनफ्लो है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट के सेल करने पर कैश हमारे पास से जाएगा, इसलिए माइनस। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर हमने परचेज किया है तो भी कैश हमारे पास से जाएगा। परचेज या फिर इंक्रीज इन इंटेंजिबल एसेट्स, अगर इंटेंजिबल एसेट्स हमारी पहले से डिक्रीज हो गई, पहले से कम हो गई, तब तो हम उनको नॉन कैश आइटम में कंसिडर करते हैं। जैसे गुडविल अमोर्टाइज, पेटेंट्स अमोर्टाइज, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज। मीन्स इंटेंजिबल एसेट्स अगर हमारी पहले से कम हो जाती है तो हम उसको लॉस मानकर कहाँ पर शो करते हैं, नॉन कैश आइटम में। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स हमारी पहले से इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने वो इंटेंजिबल एसेट्स परचेज किए,
अगर इंटेंजिबल एसेट्स हमने परचेज किए तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो की जाएगी, तो ये भी माइनस की आइटम है। मीन्स 3 हमारे इनफ्लो हैं तो 3 हमारे आउटफ्लो हैं, ठीक है। अगर इनकी वजह से हमारा आंसर, इन सभी को एडलेस करेंगे, इन सभी को प्लस करके अगर हमारा आंसर प्लस का आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाता है। अगर हमारा माइनस का आंसर आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यही आइटम्स होती हैं, बाकी कोई आइटम्स इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं है, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो सबसे लेंथी है, ठीक है, वो सबसे बड़ी है। फॉर्मेट के अंदर आपने देख लिया होगा। थर्ड एक्टिविटीज़ हमारी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। इसके अंदर फाइनेंस की सारी आइटम्स आती हैं, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन्स चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी आइटम्स यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पे इनफ्लो हमारे कौन से और आउटफ्लो हमारे कौन से। इनफ्लो में इशू ऑफ शेयर्स, चाहे वो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो या इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो। अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर्स के इशू करने पर भी कैश हमारे पास आता है, इसलिए हमारा कैश का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, मिस प्लस। इशू ऑफ डिवेंचर्स, हमने डिवेंचर्स इशू किए हैं तो डिवेंचर्स के इशू करने पे भी पैसा हमारे पास आएगा तो ये भी प्लस। प्रोसीड मतलब मनी आने को कहते हैं। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिवेंचर्स के अलावा अगर हमने कोई और लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिए हैं, ठीक है, तो वो भी उसकी वजह से भी मनी हमारे पास आती है। बैंक से लोन लिया है या किसी और कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, तो भी मनी हमारे पास आती है, ये भी प्लस। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, लोन तो हमने लिया है, पैसा तो हमारे पास आया ही है ना, मीन्स कैश का फ्लो तो हमारा इंक्रीज हो ही रहा है। पैसा वापस करना पड़ेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी तो कैश का फ्लो तो हमारा इंक्रीज हो गया ना, पैसा तो हमारे पास आ गया, पैसा तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, आउटसाइडर्स का पैसा हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पैसा तो हम ही यूज़ करें ना, कैश तो हमारे पास आ गया, हमारा कैश का फ्लो इंक्रीज हो गया, डेट्स इट। तो ये 4 हमारे यहाँ पर प्लस की आइटम है, पॉजिटिव आइटम है, जिससे कैश का फ्लो हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे इनफ्लोज हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के। आउटफ्लो में पैसा हमारे पास से जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की हम पेमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मनी हमारे पास से जाएगी, ठीक है। अगर मनी हमारे पास से जाएगी तो कैश का फ्लो हमारा कम हो रहा है, रिडम्पशन है माइनस में। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अगर हमने डिवेंचर्स की पेमेंट कर दी तो भी कैश हमारे पास से जाएगा, ये माइनस में। रीपेमेंट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या लोन्स, अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन्स की पेमेंट कर दी तो मनी हमारे पास से जाएगी। पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की पेमेंट हमने कर दी तो भी पैसा हमारे पास से जाएगा, चाहे बोरिंग्स लिखो या लोन लिखो, बात एक ही है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन, ये हमारी एडजस्टमेंट होती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन हमने नॉन कैश आइटम में ऐड की थी, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म या इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, चाहे लॉन्ग टर्म पर हो या शॉर्ट टर्म पर हो, अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है तो वो नॉन कैश आइटम में ऐड होगा और सेम आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आकर लेस हो जाएगा। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, जो भी हमने पे किया है, कौन सा, लास्ट ईयर का, राइट, ये भी एडजस्टमेंट में, अगर ये एडजस्टमेंट में दिए गए हैं तो ये भी क्या होंगे, ये भी दोनों के दोनों हमने नेट प्रॉफिट में ऐड किए थे, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट में ऐड किए थे और इनका डबल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट पड़ता है। ये सेम, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर डिविडेंड है, ठीक है, नॉन कैश आइटम में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड किया था
और नेट प्रॉफिट के अंदर हमने डिविडेंड ऐड किया था, ठीक है। एडजस्टमेंट है हमारी, अगर एडजस्टमेंट है तो पहले इफेक्ट डिविडेंड का हम इनको नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सेम अमाउंट लेस किया जाता है, ठीक है। क्योंकि डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट में दिया होता है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या प्रपोज डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, एडजस्टमेंट में दिया होता है। तो जितना भी डिविडेंड हम पे कर रहे हैं वो नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, राइट, स्टार्टिंग में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाकर लेस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट? ये 4 हमारी प्लस की आइटम है और ये हमारी माइनस की आइटम है। इन सभी को हम प्लस करेंगे। अगर इन सभी को प्लस करके हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, प्लस का आंसर आता है, तो ये होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर इन सभी को प्लस करके हमारा आंसर माइनस का आता है तो ये होगा हमारा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमने 3 एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर ली। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट की, ए पार्ट। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर ली, बी पार्ट। हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर ली, सी पार्ट। अब हम इन तीनों पार्ट को, तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तीनों को प्लस किया। अगर तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करके हमें प्लस का आंसर मिलता है, पॉजिटिव आंसर मिलता है, तो वो होगा हमारा नेट इंक्रीज। अगर तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करके ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, अगर हम तीनों एक्टिविटीज़ के अमाउंट को प्लस करके हमें माइनस का रिजल्ट मिलता है, माइनस का आंसर मिलता है, माइनस का अमाउंट मिलता है, तो होगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ए प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को हमने प्लस कर दिया। अगर प्लस का आंसर आता है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर माइनस का अमाउंट मिलता है हमें तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो हमें नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिला है, अगर इसके अंदर हम कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें तो वो हमारे कैश के क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो जाना चाहिए। सपोज कि ये तीनों एक्टिविटीज़ को हमने प्लस किया, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, इन तीनों को प्लस करके मान लीजिए हमारा 10,000 रुपीज़ प्लस का अमाउंट आ गया। एज्यूम कर रहा हूँ मैं, जैसे तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करके हमारा प्लस का 10,000 रुपीज़ आ गया। हमने यहाँ पर लिख दिया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000, राइट, एज्यूम किया है मैंने सिर्फ। अब अगर इस 10,000 रुपीज़ के अंदर जो कि मैंने एज्यूम किया है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अगर इसके अंदर हम अपना कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें, मान लीजिए हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस है 40,000, तो इस 10,000 रुपीज़ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर हम 40,000 कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें तो कितना हो गया, 10,000 ये प्लस 40,000 हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस, कितना हो गया 50,000। मीन्स हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपीज़ होना चाहिए। मीन्स हमारा जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है उससे ये आंसर टैली हो जाना चाहिए, राइट। अगर नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश का बैलेंस प्लस करते ही ये कैश के क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो जाता है, तब तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अदरवाइज कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। मीन्स नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम ऐड करेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस से क्या मतलब हमारा, कैश के ओपनिंग बैलेंस से मतलब हमारा है, देखिए यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस एट द बिगिनिंग, मीन्स ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से मतलब हमारा है कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में इन दोनों को प्लस करके लिखा होता है, क्वेश्चन में इन दोनों का एडिशन लिखा होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक का बैलेंस। तो कैश और बैंक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस प्लस
करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, इन तीनों का टोटल, राइट, इन तीनों का टोटल हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तीनों को हमने प्लस किया, तीनों का टोटल आ रहा है 40,000, जबकि नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा था 10,000। उस 10,000 में हमने 40,000 ऐड किया, तो ये 50,000 रुपीज़ आ गया। ये कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब ओपनिंग कैश का बैलेंस, ओपनिंग बैंक का बैलेंस, ओपनिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का टोटल मतलब ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्लोजिंग कैश का बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैंक का बैलेंस प्लस क्लोजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम करंट इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का तीसरा नाम मार्केटेबल सिक्योरिटी भी होती है। क्लियर, राइट। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम अगर ऐड कर दें कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो कैश के क्लोजिंग बैलेंस से टैली हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है, अगर ऐसा नहीं है तो हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। ओके, अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट लर्न करना होगा। ये सारी आइटम्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।